ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम पीकॉक प्रिंसेस जिन्हे को देखते हैं जो कि इसमें प्रेग्नेंट होती है और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही होती है। वो कहती है कि जब मैं 18 की हुई थी तब मुझसे शादी करने के लिए कई सारे प्रजाति के मोर वहाँ पे आए थे, लेकिन मैंने उन सब में ग्रीन पीकॉक सूहो को पसंद किया क्योंकि उसके पास नोबल ब्लड था, मतलब कि वो एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से आता है और उसका बैकग्राउंड भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समय बीता और पीकॉक प्रिंसेस ने अपने अंडे को जन्म दिया, लेकिन जिस दिन उसका बच्चा अपने अंडे से बाहर आने वाला था अचानक से वो अंडा काला हो जाता है, जिसे देखकर दासी पूरी तरीके से डर जाती है और कहती है कि ये अंडा तो पीकॉक प्रिंसेस और ग्रीन पीकॉक सूहो का है, तो आखिर ये अंडा काला कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे सूहो भी आ जाता है और अपने अंडे को इस तरीके से देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद पीकॉक प्रिंसेस ने उसे धोखा दिया था, इसलिए वो उसे इसके बारे में पूछता है और कहता है कि बताओ ये अंडा काला कैसे हो गया, क्या तुमने मुझे धोखा दिया था। पीकॉक प्रिंसेस उसे समझाती है और कहती है कि मुझे भी नहीं पता है कि आखिर ये कैसे हो गया, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। लेकिन सूहो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है और वो उसके गले को दबाने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की थी, क्योंकि मैं एक ताकतवर बच्चा चाहता था। तुम्हें पता है कि हमारी प्रजाति को 4 भागों में बांटा गया है, पर्पल, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। और तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे ब्लैक पीकॉक के साथ क्या किया जाता है, उन्हें यहाँ पे एज अ सर्वेंट के तौर पे रखा जाता है, उनसे ही यहाँ के सभी छोटे मोटे बड़े काम कराए जाते हैं और वो हमेशा यहाँ पे गुलाम बनकर जीते हैं। तो तुम एक प्रिंसेस होने के बावजूद भी ब्लैक अंडे को जन्म कैसे दे सकती हो, तुम तो प्रिंसेस हो, तुम्हें ग्रीन या फिर तुम्हें पर्पल अंडे को जन्म देना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम किसी अच्छे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हो तो मैं तुम्हें कभी चूज ही नहीं करता, मैं तुमसे पहले तुम्हारी बहन मीरान को ही चूज कर लेता, लेकिन तुमने मेरा ये सपना भी खत्म कर दिया। ऐसा कहते हुए वो उसका गला घोट देता है और देखते ही देखते वो वहीं पे मर जाती है। लेकिन मैजिक होता है बाकी चाइनीज ड्रामा की तरह और इसका भी रीबर्थ हो जाता है और ये अपने उस समय में पहुंच जाती है जहाँ पे उसने शादी के दौरान ग्रीन पीकॉक को चूज किया था। यहाँ हम मीरान से मिलते हैं। मीरान जो कि अपनी बहन से नफरत करती थी, उसे इस तरीके से खुश देकर उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। और इधर हम किंग को देखते हैं जो कि इन दोनों की शादी करा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ही ग्रीन पीकॉक्स हो, इसलिए मैं तुम दोनों से उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों मिलकर एक पर्पल बच्चे को जन्म दो जो कि हमारे लोगों के लिए खुशियां लाए और यहाँ का नया सम्राट बने। जिन्हें जब यहाँ पे आती है और यहाँ के आसपास की चीजों को देखती है तब वो घबराने लगती है। वो फिर से अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो सोच रही होती है कि आखिर वो इस शादी से कैसे बचे। तभी ग्रीन पीकॉक सूहो किंग के सामने झुकता है और पीकॉक प्रिंसेस से शादी करने के लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ जो कि मीरान है। पीकॉक प्रिंसेस जब सूहो को ऐसा करते हुए देखती है तब वो भी ज्यादा समय ना लगाते हुए समझ जाती है कि शायद सूहो का भी दूसरा जन्म हुआ है, इसीलिए वो उसे छोड़कर उसकी सौतेली बहन को चूज कर रहा है। सभी के बीच में सनसनी मच जाती है। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक बड़े घर का ग्रीन पीकॉक पीकॉक प्रिंसेस को छोड़कर उसकी सौतेली बहन जो कि एक नौकरानी की बेटी है और वो एक ब्लू पीकॉक है उसे चूज क्यों कर रहा है। सबकी बातें सुनकर सूहो मन में सोचने लगता है और कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर में जाकर यही मुझे पर्पल पीकॉक का पिता बना सकती है और जिसे तुम सब बहुत ही ज्यादा खास समझ रहे हो वो आगे चलकर सिर्फ ब्लैक या फिर ब्लू बच्चे को ही जन्म दे सकती है। वेल सूहो की इस किए से राजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुम राजा के आदेश का पालन ना करो। सूहो कहता है कि मेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ हुई कि मैं राजा के आदेश का पालन ना करूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप भी ये सारी चीजें पर्पल बच्चे की आस में कर रहे हो, लेकिन मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि प्रिंसेस कभी भी पर्पल बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है क्योंकि वो खुद ही एक नीच रक्त रेखा से पैदा हुई है और वो एक ब्लैक पीकॉक है। जो कि ये सुनकर तो राजा सूहो पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि अब तुम्हारी हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, अब तुम्हें सजा देना ही होगा। लेकिन सूहो अपने आप को बचाने के लिए राजा से कहता है कि इस समय मेरी सभी कही हुई बातें आपको बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही होगी, ये बात मैं बखूबी जानता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप अपनी बेटी की जांच खुद ही कर सकते हो कि असल में पीकॉक प्रिंसेस की रियल आइडेंटिटी क्या है। ये सुनकर सभी आपस में बात करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो सकती है। तभी मीरान भी सामने आ जाती है और कहती है कि पिताजी इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी बेटी की जांच करो, शायद सूहो के बातों में कुछ तो सच्चाई है, इसीलिए तो वो इतनी बड़ी बातें हम सबके सामने कर रहा है बिना अपनी जान की परवाह किए, तो शायद इसीलिए हमें इसकी जांच कर ही लेनी चाहिए। अब आपस में लोग बात कर रहे होते हैं कि शायद कहीं न कहीं ये बात सच हो सकती है और शायद वो ब्लैक पीकॉक हो सकती है और शायद उसने अपनी रियल आइडेंटिटी इसलिए चुराई थी ताकि वो राजमहल में एक प्रिंसेस के पद पे आराम से अपनी पूरी लाइफ जी सके। अब सभी लोगों को इस तरीके से बात करते हुए देखकर राजा के ऊपर भी प्रेशर होने लगता है, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है मैं पीकॉक प्रिंसेस की रियल आइडेंटिटी सबके सामने लाता हूँ, लेकिन अगर वो ब्लैक पीकॉक नहीं हुई तो ग्रीन पीकॉक सूहो मैं तुम्हें सबसे पहले जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी बेटी यानी कि पीकॉक प्रिंसेस की जांच करता है और उसके ऊपर कुछ मैजिक करता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सच में पीकॉक प्रिंसेस एक ब्लैक पीकॉक होती है। ये देखकर तो राजा पूरे हक्के बक्के रह जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये
ये सारी चीजें कैसे हुई। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, इसलिए वो इसका आंसर अपनी वाइफ से मांगते हैं और कहते हैं कि बताओ ये सारी चीजें कैसे हो गई। रानी अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करती है, इनफैक्ट पीकॉक प्रिंसेस भी अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा इसमें इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि दोनों को मतलब कि पीकॉक प्रिंसेस और उसकी माँ को सजा का फैसला सुना देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने मिलकर मुझसे झूठ बोला, मेरी प्रजा को धोखा दिया, इसलिए तुम दोनों को राजमहल में कैद किया जाता है और 1 महीने बाद रानी को ठंडे घर में भेज दिया जाएगा पूरी जिंदगी के लिए और पीकॉक प्रिंसेस को महल से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके पद को छीन लिया जाएगा। उसके बाद वो एक आम जिंदगी जिएगी। फिर राजा सुहो से कहते हैं कि तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है, तुमने मुजरिमों को सामने लाया है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी शादी मीरान से जरूर कराऊंगा। अब मीरान तो अपनी बहन को इस तरीके से परेशान करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है, इसलिए वो भी सुहो से शादी करने के लिए मान जाती है। ये सारी चीज देखते हुए पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि सही क्या है और गलत क्या है ये तो तब पता चलेगा जब मीरान सुहो के साथ अपने बच्चे को जन्म देगी और मुझे भी अपने आप को साबित करने के लिए अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना होगा। ऐसा सोचते हुए वो अपने महल के कमरे में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि कुछ सेवक उसके सभी चीजों को उसके रूम से बाहर निकाल रहे हैं। ये देखकर वो उन्हें रोकती है और कहती है कि मेरे चीजों को कहाँ लेकर जा रहे हो। ये सुनकर ये दोनों पीकॉक इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि जरा देखो इस नीच रत रेखा वाले ब्लैक पीकॉक को, जो कि ये प्रिंसेस भी नहीं है लेकिन हुक्म ऐसे चला रही है जैसे कि ये यहाँ की महारानी हो। महाराज ने कहा है तुम्हारी सभी चीजों को घर से बाहर निकालने के लिए, इसलिए हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। ये सुनकर वो उन्हें रोकती है और कहती है कि मैं अपनी चीजों को खुद से बाहर निकाल सकती हूँ, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग उससे सुनते नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ पे मीरान आती है और वो पीकॉक प्रिंसेस से कहती है कि अब तुम यहाँ से निकाली जा चुकी हो, इसलिए यहाँ की किसी भी चीजों पे तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है। और हाँ, जो तुम्हारे हाथ में खजाने का बॉक्स है उसे भी यहीं पे रख दो, क्योंकि अब वो भी तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि अच्छा, तो ये सारी चीजें अब एक काम वाली की बेटी को मिलने वाला है। ये सुनकर दासी मीरान से कहती है कि जरा देखिए इन्हें, ये अब प्रिंसेस नहीं रहे लेकिन फिर भी ये हम पे हुक्म चला रही है, जिसके लायक ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर पीकॉक प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम एक सेविका हो और तुम्हें सेविका के जैसे ही रहनी चाहिए। फिर वो मीरान से कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरी सभी चीजों को मुझसे छीनना चाहती हो। ये सुनकर मीरान कहती है कि छीनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सारी चीजें मेरी ही होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द ग्रीन पीकॉक सुहो के साथ शादी कर लूंगी, जिसके बाद मैं डेफिनेटली पर्पल बच्चे को ही जन्म दूंगी और उसके बाद वो सारी चीजें मेरे बच्चे के नाम कर दी जाएगी, जिसके बाद मैं रानी बनूंगी और मेरा पति राजा बनेगा। ऐसा बोलकर वो पीकॉक प्रिंसेस को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है, जिससे पीकॉक प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी उसकी बेइज्जती करने लगती है। मीरान अपनी बेइज्जती सह नहीं पाती है और वो उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन पीकॉक प्रिंसेस उसके हाथ को रोक लेती है और कहती है कि मुझे इतना भी कमजोर ना समझो कि मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब भी ना दे सकूं। पहला हाथ तुमने उठाया तो दूसरा हाथ मुझे उठाना तो बनता ही है। ऐसा कहने के बाद वो उसे मारने जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे सुहो आ जाता है और वो उसे रोक देता है और कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरी राजकुमारी को मारने की कोशिश करे। सुहो को देखकर मीरान उसके पास जाती है और कहती है कि देखो ना सुहो, ये मुझसे जल रही है, इसे पता है कि मैं एक पर्पल बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, इसलिए ये मुझे श्राप दे रही है। ये सुनकर सुहो कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आगे चलकर सच में एक पर्पल बच्चे को ही जन्म दोगी और ये जो प्रिंसेस बनने का ढोंग कर रही थी, ये सिर्फ एक ब्लैक बच्चे को ही जन्म दे सकती है। सुहो की बातें सुनकर और उसका बिहेवियर देखकर पीकॉक प्रिंसेस को भी ये पता चल जाता है कि उसके साथ सुहो का भी दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए वो तय करती है कि उस जन्म में तो ना सही लेकिन इस जन्म में वो अपना बदला इससे जरूर लेगी। सुहो भी अपने मन में सोचता है और कहता है कि उस जन्म में तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा अपमानित किया था काले बच्चे को जन्म देकर, इसलिए मैं तुम्हें इस जन्म में भी दोबारा तुम्हें चूज करके अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस बार सजा देना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो मीरान के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पीकॉक प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा टेंस में आ जाती है और वो सोचती है कि उसे भी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा अपने आप को साबित करने के लिए। इसीलिए वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए किसी खास की तलाश में निकल जाती है और सोचती है कि जब तक वो अपने आप को साबित नहीं कर लेती है तब तक वो अपने माँ को भी नहीं बचा सकती है, जिसके लिए वो किसी को ढूंढ रही होती है ताकि वो उसके साथ शादी कर ले। इसीलिए वो काले बाजार में जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ के मालिक को सोने की ईंट देती है और उसे लड़के दिखाने के लिए कहती है। जब वो लड़के देख रही होती है तभी उसकी नजर एक फैशन को देखती है, जिन्हें हम तीतर भी कहते हैं। जैसे उसकी नजर उस पे जाती है, उसकी नजर रुक सी जाती है और वो उसे अपने लिए खरीदने की बात करती है। ये देखकर मालिक उसे कहता है कि आखिर आप इस बेकार तीतर को लेना ही क्यों चाहते हो? आपको पता है ना कि पीकॉक जाति में सबसे नीचे ब्लैक पीकॉक आते हैं और उससे भी ज्यादा नीचे आते हैं फेसेंट। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इतनी बेकार चीज क्यों लेना चाहते हो? ये सुनकर पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है, तुम पैसे लो और अपना काम करो, और वैसे भी तो ये काला बाजार है, यहाँ से कुछ भी हम खरीद सकते हैं और किसी को भी ले सकते हैं, तो तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद पीकॉक प्रिंसेस उस फेसेंट को अपने साथ अपने घर पे ले जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो उसका मेकओवर कर देती है और उसके बाद वो उसे अपने पास बैठाती है। फिर वो उसके क्लोज जाने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें किस लिए खरीदा है? मैं तुम्हें अपना
अपना पति बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर वो उसे रोकता है और कहता है कि पहले हमें एक दूसरे के बारे में कुछ जान लेना चाहिए, उसके बाद हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन पीकॉक प्रिंसेस तो जल्दी में होती है, इसलिए वो उसे बेड पे लिटा देती है और उसके बाद वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने लगती है। थोड़ी देर बाद पीकॉक प्रिंसेस उठती है और कहती है कि तुम सही कह रहे थे, पहले हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता है। ये सुनकर वो कहता है कि मेरा नाम मुन है और अब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। सीन कट होता है और अगले सीन में हम पीकॉक प्रिंसेस को बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे मुन आ जाता है जो उसके लिए प्यारा सा फल लाया होता है, जिसके लिए उसने काफी मेहनत की होती है। वो उसे बड़े ही प्यार से खिलाता है। ये देखकर पीकॉक प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मुन उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा पसंदीदा फल है, इसलिए मैं इसके बीज भी लेकर आया हूँ। इसे हम अपने आंगन में लगाएंगे और उसके बाद तुम 1 साल के बाद इसके फल को बहुत ही आराम से खा सकती हो। इसकी ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर पीकॉक प्रिंसेस अपने पुराने लाइफ के बारे में सोचती है और कहती है कि उस समय मैंने सूहो से बहुत ही ज्यादा प्यार किया था और उसके लिए मैंने कई सारे फल के पेड़ भी लगाए थे, लेकिन उसने कभी भी मेरे प्यार का इज्जत नहीं किया। लेकिन ये मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है, मैं इसे अपनी लाइफ में कभी भी नहीं खोना चाहूंगी। तभी यहाँ पे मीरान आती है और कहती है कि अभी भी तुम यहीं पे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर मुन कहता है कि मेरी राजकुमारी, अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर मीरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो कहती है कि माना कि ये रूम अभी भी एक प्रिंसेस का है, लेकिन इस रूम से इतनी भयानक सी गंध क्यों आ रही है? ये गंध तो फेसेंट की है ना? क्या तुम्हारा हस्बैंड फेसेंट है? मानना पड़ेगा, तुमने तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया। जब मोर साम्राज्य में तुमसे कोई शादी करना नहीं चाहता था तो तुमने एक ही बार तुम इतना ज्यादा नीचे गिर गई। जरा मुझे देखो, मुझे उपहार में ये सोने का मिला है जिसकी कीमत का भी तुम अंदाजा नहीं लगा सकती हो। वो ऐसा बोली रही होती है, तभी अचानक से उसे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर पीकॉक प्रिंसेस समझ जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जब वो भी सूहो के साथ थी और उसके साथ वो प्रेग्नेंट हुई थी, तब सूहो ने उसे कुछ ऐसी चीजें खाने को दी थी, इस वजह से उसके पूरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा इचिंग हो रही थी और उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और सूहो ने ये सारी चीजें इसलिए की होती कि उसे पर्पल बच्चा मिल सके, क्योंकि अब सारी चीजें इसे सहनी पड़ रही है। इसलिए वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि लगता है कि बच्चे को ताकतवर बनाने का बहुत ही ज्यादा कोशिश किया जा रहा है, इसीलिए तो तुम्हारी ये हालत हो गई है। अब मीरान उसे कुछ और सुनाए उससे पहले उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है, जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद पीकॉक प्रिंसेस की भी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। बाहर राजा होता है जो कि इंतजार कर रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी राजा उसके पास आता है और बताता है कि दोनों राजकुमारियां गर्भवती हैं और मीरान की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सच में किसी पर्पल बच्चे को ही जन्म देने वाली है, जो कि ये सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद वो मीरान से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे पास में ही पीकॉक प्रिंसेस भी बैठी होती है, लेकिन राजा उस पर ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ मीरान पे ही ध्यान देता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये सब देखकर पीकॉक प्रिंसेस अपने मन में कहती है कि समय से पहले इस तरीके से ज्यादा खुश होना आपके लिए सही नहीं है पिताजी। राजा मीरान की प्रेगनेंसी से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता है और कहता है कि इस सेरेमनी में मैं बड़े से बड़े राजा राजकुमार हर किसी को बुलाना चाहता हूँ। मैं अपनी खुशी उन सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर मीरान कहती है कि पिताजी मेरी बहन भी प्रेग्नेंट है, वो भी एक फेसेंट से। मैंने सुना है कि उसने काले बाजार में जाकर उस पर्सन को खरीदा था और वो अब इस समय प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर तो पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो बिना मेरी मर्जी के तुमने शादी कर ली और वो भी एक फेसेंट से। मैं तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं अभी तुम्हारे बच्चे को जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद जैसे वो मारने वाला होता है तभी मीनार उसे रोक लेती है और कहती है कि पिताजी आप ऐसा ना करें, क्योंकि वो भी गर्भवती है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे, मेरी दासी बनकर। ये सुनकर पिता कहते हैं कि ठीक है। और उसके बाद वो पीकॉक प्रिंसेस से कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहन कितनी ज्यादा अच्छी है, आज से तुम अच्छी तरीके से उसकी सेवा करना, वरना मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा तुम्हारे इस बच्चे और उस पेशेंट को मारने में, इसलिए तुम उसकी अच्छी तरीके से सेवा करना। ये सुनकर पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि पिताजी एक समय आएगा जब आपको अपने किए गए और बोले गए हर एक सब पे बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। समय बीतता है और पीकॉक प्रिंसेस मीनार की दासी बन जाती है और इसके साथ रहने लगती है, लेकिन मीनार अपने बहन को हमेशा परेशान करने की कोई ना कोई कोशिश करती ही रहती थी। एक समय आता है जब उसके फर्श पे पानी गिरा होता है, तब वो अपनी दासी को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे सामने पानी गिरा है, तो मुझे इसी रास्ते से लेकर जा रही हो। इसके बाद वो अपनी बहन से कहती है कि जल्दी से नीचे बैठकर इन पानी को साफ कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि तुम साइड से निकल जाओ, तुम्हें पता है कि मैं भी गर्भवती हूँ और मैं झुक नहीं सकती हूँ। ये सुनकर मीरान कहती है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुम मेरे पर्पल बच्चे की तुलना अपने उस पेशेंट से कर रही हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, अब तो तुम्हें झुकना ही होगा। ऐसा कहने के बाद वो अपने बाकी दासियों को बुलाती है और उसे फोर्सफुली नीचे बैठाने की कोशिश करने लगती है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी यहाँ पे मुनास आता है जो कि अपनी वाइफ को बचाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पत्नी को इस तरीके से परेशान करो, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा।
होगा। ये सुनकर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि एक पेशेंट मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कहने के बाद वो अपने बहन पे हमला करती है, लेकिन मून उसे बचाता है और तभी इसे लिवर पेन भी होने लगता है, जिस वजह से वो अपने दासियों के साथ वहाँ से चली जाती है और तभी पीकॉक प्रिंसेस को भी लिवर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आगे हम मीरान को देखते हैं जो कि अपने अंडे को जन्म दे रही होती है और पास ही में सूहो होता है जो कि उसके पास होता है और उसका ख्याल रख रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन ये सारा दर्द तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशियां देकर जाएगा। जब तुम अपने बच्चे को जन्म दोगी तब हम दोनों 9 हेवन के लॉर्ड बन जाएंगे। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो कि ये भी काफी बेचैन होता है। तभी वहाँ पे शाही डॉक्टर आता है और उसे बताता है कि शायद ऐसा लग रहा है कि राजकुमारी किसी पॉपल बच्चे को नहीं बल्कि फिनिक्स को जन्म देने वाली है। इसीलिए आप देख सकते हो कि हमारे ऊपर इतने सारे फिनिक्स आए हुए हैं और ये एक संकेत है। सुनकर तो राजा पहले से 100 गुना ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या ये बात सच है? अगर ऐसा होगा तो हम सब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, सभी लोग हमारी बहुत ही ज्यादा इज्जत भी करेंगे। ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरफ हम पीकॉक प्रिंसेस को देखते हैं जो कि ये भी अपने अंडे को जन्म देने की कोशिश कर रही होती है और थोड़ी देर बाद ये अपने सफेद अंडे को जन्म देती है, जिसे देखने के बाद वो सोचने लगती है कि मैंने इस बार काले अंडे को जन्म क्यों नहीं दिया। इसका मतलब है कि मेरे अंदर नहीं बल्कि सूहो के अंदर कोई प्रॉब्लम थी। मुन जब उसे इतने शांत देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी वजह से वो शांत है, इसलिए वो उसे दिलासा देता है और कहता है कि क्या तुम इस बच्चे को देखकर उदास हो? ये हमारा बच्चा है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं उदास नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और ये हमारा ही बच्चा है। तभी वो कुछ लोगों को चीखते हुए सुनती है कि मीनार ने सुनहरे अंडे को जन्म दिया है, जिसे लेकर सूहो बाहर आता है और राजा इस सुनहरे अंडे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि सुनहरा अंडा फिनिक्स का होता है, तुमने मुझे बहुत ही बड़ी खुशी दे दी है, इसलिए मैं तुम्हें अपना अगला राजा घोषित करता हूँ। ये सुनकर सभी उसके सामने झुक जाते हैं। ये सब देखकर और सुनकर सूहो को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और राजा के हाथ में अंडा होता है, वो उस अंडे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी राजघराने का डॉक्टर राजा से कहता है कि राजा ये अंडा अभी बहुत ही ज्यादा नाजुक है, इसलिए अभी आपको इसे जादुई घर में रखवा देना चाहिए जब तक कि इस अंडे का बच्चा बाहर नहीं आ जाता है, क्योंकि अगर ये अंडा किसी भी गलती से समय से पहले टूट जाता है तो कोई भी फायदा नहीं होगा। ये सुनकर राजा कहते हैं ठीक है और उसके बाद वो इस अंडे को जादुई घर में रखवा देते हैं, जहाँ पे पीकॉक प्रिंसेस भी अपने अंडे को जादुई घर में रखने के लिए आई होती है। लेकिन जैसे ही मीरान ये सब देखती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी बहन से कहती है कि तुम अपने इस फैशन के अंडे को मेरे अंडे से दूर कर दो, क्योंकि मेरा अंडा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो उसके साथ खड़े रहने की भी लायक नहीं है, इसलिए खुद से उस अंडे को वहाँ से हटा दो वरना मैं तुम्हारे अंडे को खुद से ही तोड़ दूंगी। ये सुनकर पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि मेरे अंडे को जरा हाथ भी तो लगा कर दिखाओ, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी और साथ में तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी। इनके बीच में बातों बातों में ही युद्ध छिड़ जाता है। तभी यहाँ पे राजा आ जाते हैं। राजा मीरार को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन जैसे वो अपनी दूसरी बेटी को देखते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। पीकॉक प्रिंसेस बताती है कि आज उसका भी बच्चा जन्म लेने वाला है, इसीलिए वो यहाँ पे आई है। लेकिन जैसे वो उसके अंडे को देखती हैं वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बेकार के फैशन अंडे को उस फिनिक्स वाले अंडे के पास में भी रखने की, इसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। तभी डॉक्टर राजा को शांत कराते हुए कहते हैं कि महाराज आपको इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द फायर गॉड सुजाका आने वाले हैं, इसलिए हमें शांत हो जाना चाहिए। ये सुनकर सूहो कहता है कि महाराज आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जब फिनिक्स अपने अंडे से बाहर निकलेगा तब वो अपने आसपास की सभी चीजों को नष्ट कर देगा। इसमें वो बेकार अंडा तो आसानी से ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। तभी यहाँ पे एंट्री होती है फायर गॉड सुजाका की, जिसे देखकर सभी उसके सामने झुक जाते हैं और उसका नमस्कार करते हैं। ये देखकर फायर गॉड उनसे कहता है कि आप लोगों को मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कबीला एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिनिक्स को जन्म दे रहा है, इसलिए आप लोग खड़े हो सकते हो। मैं यहाँ पे स्वर्ग के सम्राट की तरफ से उस फिनिक्स को आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ, इसलिए आप लोग खड़े हो जाओ। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। फायर गॉड आगे बढ़ते हैं आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन जैसे वो दो अंडे को देखते हैं वो पूछते हैं कि ये दूसरा अंडा किसका है। ये सुनकर पीकॉक प्रिंसेस सामने आती है और कहती है कि वो मेरा अंडा है। कबीले के मुताबिक सभी अंडे को जन्म के बाद यहीं पे रखा जाता है जब तक कि अंडे से बच्चे बाहर ना आ जाएं, इसीलिए हमारा अंडा यहाँ पे है। जो कि ये देखकर तो फायर गॉड कुछ नहीं कहता है, लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं मतलब कि राजा और सुजो, उन्हें काफी ज्यादा बुरा और अपमान लगता है, लेकिन फायर गॉड उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो अंडे को आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वो सम्राट के भेजे हुए आशीर्वाद को उस बच्चे में डालने लगता है। लेकिन तभी सूहो और पीकॉक प्रिंसेस में बहस होने लगते हैं, जहाँ पे सूहो उसे धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए मीरान उसके अंडे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है और मून अपने अंडे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। मीरान जैसे वहाँ पे पहुँचने के बाद अंडे को तोड़ने वाली होती है, बीच में मून आ जाता है और वो अपने अंडे को बचाने लगता है, जिस वजह से उसे काफी सारा चोट लगता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगते हैं, जो ब्लड उसके अंडे पे पड़ जाता है और तभी वो अंडा चमकने लगता है। अपने गार्ड्स को बुलाती है और मून को वहाँ से हटा देती है और उसके बाद वो पूरे अपने शक्ति के साथ उस अंडे को तोड़ने के लिए उस पर डंडा चलाती है, लेकिन उस अंडे में बहुत ही ज्यादा पावर होता है, इसलिए वो अपनी
सुरक्षा करता है और उसमें से तेज सी रोशनी बाहर निकलती है। जैसे ही ऐसा होता है, सम्राट का भेजा गया आशीर्वाद मीरान और सुहो के अंडे से निकलकर मून के अंडे में चला जाता है और सभी को उस अंडे से फिनिक्स की एक छोटी सी झलक दिखाई देती है। लेकिन जैसे ये फायर गॉड उसे देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस अंडे के अंदर क्या है। वो कहते हैं कि ये कोई आम फिनिक्स नहीं है, इस अंडे के अंदर तो स्वयं फिनिक्स के गॉड हैं जो कि दोबारा जन्म ले रहे हैं। ये सुनकर पीकॉक प्रिंसेस और मून काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन सुहो और मीनार को ये काफी बुरा लगता है। सुहो तो ये पूछने लगता है कि आखिर ये मुमकिन भी कैसे हो सकता है, क्योंकि मून तो एक फैसेंट है और पीकॉक प्रिंसेस तो एक काली पीकॉक है, तो आखिर ये दोनों मिलकर एक फिनिक्स गॉड को जन्म कैसे दे सकते हैं। ये सुनकर फायर गॉड कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जो भी इस अंडे के अंदर है वो फिनिक्स गॉड है। इसके बाद वो राजा से कहता है कि अब तो आपका पूरा का पूरा कबीला चाहे तो अमर हो सकता है, वो भी इस अंडे के माता पिता के सिर्फ कह देने की वजह से ही। आपका कबीला सच में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। ये सुनकर तो राजा को अब अपने किए गए सभी गलतियों के लिए पछतावा होने लगता है और वो प्रिंसेस के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम चाहती हो ना कि हम सब अमर हो जाएं, तो क्या इसमें तुम हमारी मदद नहीं करोगी। पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि मैं तो आपकी मदद कर देती, लेकिन आपने ही तो मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। ये सुनकर फायर गॉड कहते हैं कि क्या ये सच है। राजा इस बात को दबाने की कोशिश करता है और वो पीकॉक प्रिंसेस के सामने बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसलिए वो मीनार को भी काफी सारी बातें सुनाता है और कहता है कि तुम मेरी सबसे ज्यादा खास बेटी हो, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो। लेकिन पीकॉक प्रिंसेस साफ साफ उसे माफ करने से मना कर देती है। राजा कहता है कि मैं पूरे दिल से तुमसे माफी मांग रहा हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम फ्यूचर में चाहे कितनी भी गलती क्यों न कर दो, तुम हमेशा मेरी पसंदीदा बेटी ही रहोगी। ये सुनकर मीरान बीच में आती है और कहती है कि पिता ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन पिता उसे काफी सारी बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि नहीं, बेकार में कैसे कैसे चीजों को जन्म दे रही हो और तुम चाहती हो कि तुम हमेशा मेरी प्रिय रहो, ऐसा नहीं हो सकता है। पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि अब आपको पता चल रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ। जब आपने मुझे महल से बाहर निकाल दिया था, मेरी माँ को ठंडे घर में कैद कर दिया था, तब आपको पता नहीं था कि मैं आपकी बेटी हूँ। और अब जब मैं फिनिक्स के गॉड की माँ बन चुकी हूँ, तो आपको अब याद आ रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपको तो बहुत ही जल्द याद आ गया कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मुझे आपकी बेटी बनने में अब कोई भी शौक नहीं है। ये सुनकर वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी माँ को तुरंत वहाँ से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें वापस यहाँ पे ला लूंगा। साथ ही मैं तुम्हारे पति को यहाँ का निंजा मास्टर भी बना दूंगा। पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि मैं कोई लालची नहीं हूँ जो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊँ, तो आप है जिन्हें जहाँ फायदा दिखाई देता है आप वहाँ पे चले जाते हो। राजा कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है, तुम्हें याद है मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनकर वह कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने आपका असली चेहरा तब देखा जब मैं गर्भवती थी। जब हम दोनों बहनें गर्भवती थे तब आपने सिर्फ मीरान का ही सिर्फ ध्यान रखा और मुझे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे मैं आपकी कभी बेटी ही नहीं थी। वो जब गर्भवती थी तब उसके लिए पार्टी दी गई, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा गया। ऊपर से आपने मुझे उसकी दासी बना दिया, वो भी तब जब मैं गर्भवती थी। ये कह दिया कि मैं अपनी बहन जो कि गर्भवती है उसकी सेवा करूं। उस काले समय में इकलौता मेरा पति ही था जो मेरे साथ था और मेरा ख्याल रख रहा था, इसलिए अब मुझे आपका झूठा प्यार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। राजा कहता है कि मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो और दूसरा मौका दे दो, लेकिन पीकॉक प्रिंसेस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब राजा के बारे में जब ये सारी चीजें फायर गॉड को पता चलता है तब वो भी काफी गुस्सा होता है और राजा से कहता है कि आखिर तुम राजा कैसे बन गए। जब तुम अपनी बेटी के साथ ही ऐसी हरकतें कर रहे हो तब यहाँ के प्रजा के साथ तुम क्या क्या करते होगे। फायर गॉड को गुस्से में देखकर वो अपनी बेटी से एक बार फिर से माफी मांगता है, लेकिन फिर भी पीकॉक प्रिंसेस उसे माफ नहीं करती है। तब वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुम समझ नहीं पाई। ऐसा कहते हुए वो पीकॉक प्रिंसेस पे हमला करता है, लेकिन बीच में मून आ जाता है और पीकॉक प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर फायर गॉड गुस्सा हो जाता है और वो राजा पे हमला करता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महान देवी पे हमला करो जो कि गॉड को इस दुनिया में लाने वाली है। तुम सबको पता है कि आने वाला बच्चा कितना ज्यादा शक्तिशाली है, तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं होगा जो उसके सामने खड़े भी हो पाए, और ऐसे बच्चे को इस दुनिया में लाने वाले का दर्जा पता है क्या है, वो 9 हेवन की रानी बन जाएगी और उसका तुम सब अपमान कर रहे हो। ये सुनकर तो सभी डरने लगते हैं। सुहो तो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम हमेशा ही आगे कैसे निकल जाती हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी सोच से कई गुना आगे हूँ। इसके बाद वो फायर गॉड को बुलाती है और कहती है कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है मैं उन्हें सजा देनी चाहती हूँ। सुनकर फायर गॉड उसके सामने झुकता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको 3 बहुत ही ज्यादा कठोर सजा बताने वाला हूँ। आप उसमें से डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। पहला सजा ये है कि आप इन्हें पाताल लोक में भेज सकती हैं, जहाँ पे इन्हें लगभग 10,000 सालों तक आग में जलाया जाएगा। दूसरा, आप इन्हें यन भेज सकती हैं, जहाँ पे बहुत सारी बुरी आत्माएं इन्हें 10 सालों तक तड़पाएंगी और इन्हें नुकसान पहुँचाएंगी। या फिर आप इन्हें कुशन भेज सकती हो, जहाँ पे बुरे भूत इन्हें नौकर बनाकर रखेंगे और इनसे बहुत सारा सेवा भी कराएंगे। ये सुनकर तो इन तीनों की बुरी हालत हो जाती है। फिर फायर गॉड पूछते हैं कि बताइए इन्हें हम कहाँ पे भेजे। ये सुनकर पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा
ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इन्हें ही चूज करने देते हैं कि आखिर ये कहाँ पहचानते हैं। पहले वो सुहो के पास जाती है और पूछती है कि बताओ तुम्हें कहाँ पहचाना है। वो तो सुनते ही इसके कदमों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों कर रही हो। वो अपनी पुरानी जिंदगी के लिए यहाँ पे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए गए सारी चीजों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं तुम्हारे साथ मैं फिर से शादी करने के लिए राजी हूँ। तुम उस फैशन को छोड़ दो, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। ये सुनकर मीरान कहती है कि क्या तुमने मुझे धोखा दिया। तब सुहो उठता है और उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि जरा एक बार अपने आप को देखो, भला तुम्हें कौन ही पसंद करेगा बिना स्वार्थ के। मैं तो हमेशा से ही पीकॉक प्रिंसेस को ही पसंद करते आ रहा हूँ। और फिर वो उसके सामने झुक जाता है, लेकिन पीकॉक प्रिंसेस किसी को माफ नहीं करती है। वो फायर गॉड से कहती है कि मैं इसे पाताल लोक में भेजना चाहती हूँ, जहाँ पे ये जाने के बाद हजारों सालों तक आग में जलता रहे। ये सुनकर फायर गॉड जैसे ही सुहो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही डॉक्टर सामने आता है और कहता है कि फायर गॉड बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बिना बच्चों को अंडे से बाहर निकले उससे पहले आप किसी को सजा दो, ये सही नहीं है। हमें सबसे पहले बच्चों को अंडे से बाहर निकाल लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये सुनकर तो सभी मिलकर पीकॉक प्रिंसेस पे हमला बोल देते हैं और कहते हैं कि ये सही बात है, क्योंकि बिना रिजल्ट देखे किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और वैसे भी पीकॉक प्रिंसेस तो काली पीकॉक है और वो अपने आप को दिखाती है कि वो ग्रीन पीकॉक है। इनकी बातें सुनकर फायर गॉड कहता है कि ठीक है, हमें बच्चों को सबसे पहले अंडे से बाहर निकालना चाहिए। इतना कहने के बाद वो मीरान के अंडे पे मैजिक करता है, जिससे कि अंदर का बच्चा जल्द से जल्द अंडे से बाहर आ जाए। मैजिक होने से अंडे में दरार पड़ जाती है और थोड़ी ही देर के अंदर पूरा अंडा टूट जाता है और अंडे से एक ब्लैक पीकॉक निकलता है, जिसे देखकर मीरान और सुहो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर उनका बच्चा ब्लैक पीकॉक कैसे हो सकता है। मीरान तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। वो सारा का सारा ब्लेम अपनी बहन पे डाल देती है और कहती है कि इसने ही शायद मेरे अंडे को चुराया होगा और इसलिए मेरे अंडे से ब्लैक पीकॉक बाहर आया है। जो कि ये सुनकर पीकॉक प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हारा अंडा एक बार भी मेरे पास नहीं आया है, तो आखिर मैं तुम्हारे अंडे के बच्चे को कैसे चुरा सकती हूँ। तब सुहो भी सोच रहा होता है और कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। सुहो को देखकर पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि शायद तुम्हारे जादुई घास की वजह से ऐसा हो गया हो। मैं आप सबको बता दूं कि ये काफी समय से छुपाकर जादुई घास खा रहे थे, वो भी दोनों के दोनों, ताकि ये किसी पावरफुल बच्चे को जन्म दे सके। और इस चक्कर में उन्होंने उस जादुई घास को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से उसने इसका उल्टा कर दिया। और अगर तुम दोनों के पास जरा सा भी दिमाग होता और उसका तुम सब यूज करते, तो तुम सबको पता होता है कि इस जादुई घास को ज्यादा नहीं खाया जाता है। इसके खाने से बहुत सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सबसे बुरी प्रॉब्लम यह है कि इसमें बच्चे की आइडेंटिटी पूरी तरीके से बदल जाती है। अब ये दोनों अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जो मीनार की बेटी होती है वो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, वो उसे चोट पहुंचा देती है। ये देखकर पीकॉक प्रिंसेस उसे वापस से ठीक कर देती है। इधर फायर गॉड राजा पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने इसी बच्चे के लिए मुझे स्वर्ग से बुलाने की जरूरत की थी, इसका सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो राजा को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। और इधर सुहो सारा का सारा ब्लेम एक बार फिर से पीकॉक प्रिंसेस पे डालने लगता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे पीकॉक प्रजाति में एक फेसेंट को लाने की कोशिश की है, शायद इसी के शराब की वजह से ऐसा हुआ है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ऐसा कहते हुए वो उसका गला पकड़ लेता है। तब मून उसे बचाने के लिए आता है, तब वो मून को भी चोट पहुंचा देता है। इसके बाद वो पीकॉक प्रिंसेस को बुरे तरीके से घायल कर देता है और तभी प्रिंसेस का अंडा भी टूटना स्टार्ट कर देता है, जिसे सभी देखकर उस अंडे की तरफ देखने लगते हैं और फायर गॉड भी राजा को छोड़ देता है। इसके बाद उस अंडे से तेज सी रोशनी बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी उसके सामने झुक जाते हैं और गॉड गॉड कहने लगते हैं। अंडा टूटता है और अंडे के अंदर से एक फेसेंट का बच्चा बाहर निकलता है, जिसे जैसे ही सुहो देखता है वो मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या ये वही गॉड है जिसकी आप लोग इतनी सारी बातें कर रहे हो, जरा इसे देखो तो ये तो फेसेंट का बच्चा है। फायर गॉड उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन सुहो उसे कहता है कि जरा नजर उठाकर तो देखो। जैसे ही फायर गॉड के साथ सभी आगे देखते हैं, वो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आगे कोई फिनिक्स गॉड नहीं होता है, बस एक फेसेंट का बच्चा होता है, जिसे देखकर सभी पीकॉक प्रिंसेस से कहते हैं कि अच्छा तो यही फिनिक्स गॉड है जिसके लिए तुम इतना ज्यादा तमाशा कर रही थी। सुहो तो फायर गॉड को उकसाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि तुमने फायर गॉड का भी अपमान किया ये सारी चीजें करके। लेकिन पीकॉक प्रिंसेस को तो किसी की भी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने बच्चे के पास जाती है और कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। अब ये देखकर फायर गॉड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम सभी
ने मिलकर मेरा बहुत ही ज्यादा अपमान किया है। इसकी रिपोर्टिंग में सम्राट को जरूर दूंगा और उसका सजा भी तुम सबको जल्द ही मिलने वाला है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फायर गॉड के जाते ही सुहो महाराज से कहने लगता है कि इन दोनों ने मिलकर हमें बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, इसलिए हमें इन्हें मिलकर सजा देनी चाहिए। ये सुनकर राजा कहता है कि ठीक है, और फिर वो जैसे ही पीकॉक प्रिंसेस को सजा देने के लिए आगे बढ़ता है, बीच में मुन आ जाता है उसकी हिफाजत करने के लिए, जो कि ये देखकर सुहो उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि जरा एक बार अपने आप को देखो, तुम एक फेसेंट हो, मतलब कि तीतर, और तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। मैं तो तुम्हें बहुत सारे कौओं के सामने तुम्हें बांध कर छोड़ दूंगा, जिसके बाद मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। फिर वो राजा से कहता है कि राजा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। राजा भी बड़े गुस्से में होता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकते हो। फिर वो पीकॉक प्रिंसेस को पहले छोड़कर मुन को बंदी बना लेता है और उसके पास बहुत सारे कौवों को भेज देता है मैजिक से, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगते हैं और इसे नोच नोच कर खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर पीकॉक प्रिंसेस काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और सुहो से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे छोड़ दे। सुहो उसे बहुत ही ज्यादा पहले परेशान करता है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूं तो तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा, तुम्हें मेरे सामने अपने घुटने टेकने होंगे ताकि तुम्हारा सारा अहंकार खत्म हो जाए। लेकिन पीकॉक प्रिंसेस उसके सामने झुकती नहीं है। तब सुहो मून को और भी ज्यादा परेशान करने लगता है, फिर भी वो नहीं झुकती है। तभी वो उसके बच्चे को पकड़ लेता है और उसके गले को दबाने लगता है और कहता है कि ये फेसेंट हमारे कबीले के लिए एक श्राप जैसी है, इसलिए पहले इसको ही खत्म कर देता हूँ, देखता हूँ कि तुम मेरे सामने झुकती कैसी नहीं हो। अब ये देखकर पीकॉक प्रिंसेस अपने सम्मान को छोड़ देती है और उसके सामने झुकने लगती है। तब मून उसे रोकता है और कहता है कि तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। लेकिन पीकॉक प्रिंसेस भी जब देखती है कि उसके पति और उसके बच्चे के साथ ये सब किया जा रहा है, तब वो बिना किसी ईगो के उसके सामने झुक जाती है, जिसे देखकर यहाँ मौजूद सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर पीकॉक प्रिंसेस की बेटी भागने की कोशिश करती है, तब मीरान उसे रोक लेती है और उसे अपने पैरों के नीचे कुचलने लगती है, जिसे देखकर अपने बच्ची को छोड़ने के लिए कहती है। तब सुहो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्ची को जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को चोट पहुंचाना होगा, क्योंकि तुमने मेरे उस लाइफ में मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द दिया, इसलिए मैं सारे के सारे दर्द तुम्हें इस लाइफ से उसूल लूंगा। ऐसा कहते हुए वो उसके सामने चाकू रख देता है और कहता है कि अपना हाथ काटो, खून निकलेगा, मुझे खुशी होगी और इन दोनों को मैं जाने दूंगा। ये सुनकर वो बिना एक सेकंड गवाए उस चाकू ले लेती है और अपने हाथ को काट देती है। तब मीरान उसकी बच्ची को छोड़ती है। उसकी बच्ची जैसे छोड़ती है वो राजा के कदमों में जाकर गिर जाती है और अपनी माँ को बचाने के लिए उससे कहने लगती है, लेकिन राजा भी इसे धक्का दे देता है और कहता है कि मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं बचाना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे साथ किस लिए की जा रही है, क्योंकि तुमने हमें बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। वैसे तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो चलो मैं तुम्हें इस दर्द से राहत दे देता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसका गला घोटने लगता है, जिसे देखकर पीकॉक प्रिंसेस की बच्ची अपनी माँ को बचाने के लिए आती है और सुहो के हाथ को काट देती है, जिसे देखकर सुहो गुस्सा हो जाता है और उसे धक्के मारते हुए नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये बच्ची तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसा कहते हुए वो उसके बच्चे पे हमला करने लगता है और उसके सभी पंखों को उसके बॉडी से अलग करने लगता है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। बट देखते ही देखते जैसे इसके सभी पंख खत्म होते हैं, अचानक से वो हवा में चली जाती है। मून अचानक से आजाद हो जाता है और जैसे सब आसमान की तरफ देखते हैं, वो एक फिनिक्स को उड़ते हुए देखते हैं। ये देखकर सभी उसके सामने झुक जाते हैं। पीकॉक प्रिंसेस जब अपनी बच्ची को आसमान में इस तरीके से उड़ते हुए और वो भी फिनिक्स के रूप में देखती है, तब वो काफी खुश होती है और वो मून से कहती है कि सच में हमारी बच्ची फिनिक्स गॉड है। इसके बाद वो जमीन पे आती है, जिसे देखकर सभी उसके सामने झुक जाते हैं। फिनिक्स गॉड कहती है कि माता पिता, इन लोगों ने मिलकर आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, इसका इन्हें हिसाब जरूर देना होगा। फिर वो अपनी एक ही आवाज से फायर गॉड को यहाँ पे बुला लेती है और कहती है कि जिन लोगों ने मेरी माँ को परेशानी में डाला है, मैं उनकी मौत देखना चाहती हूँ, मैं उन्हें नर्क भेजना चाहती हूँ और याद रहे उनका पुनर्जन्म ना हो। ये सुनकर फायर गॉड जैसे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, सुहो मून को धक्का देते हुए पीकॉक प्रिंसेस को अपने कैद में ले लेता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से तो हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। इसके बाद वो फिनिक्स गॉड से कहता है कि मुझे पता है कि फिनिक्स गॉड के पास कुछ ऐसे पंख होते हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा ताकत होती है, अगर तुम वो मुझे देती हो तो मैं तुम्हारी माँ को जाने दूंगा। ऐसा कहते हुए पीकॉक प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसे देखकर फिनिक्स गॉड कहती है कि ठीक है, और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा दर्द सहकर अपने पास से पंख निकालती है और उसके बाद उसे दे देती है। जैसे ही सुहो के हाथ में वो पंख जाता है, वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उसकी सभी बॉडी चमकने लगती है। ये देखकर वो मीरान और राजा के लिए भी पंख मांगता है और जब ये दोनों भी उस पंख को लेते हैं, तब वो उसे छूने से ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और इन दोनों की भी बॉडी साइन करने लगती है। इसके बाद सुहो उसकी माँ को छोड़ देता है। फिर फायर गॉड कहता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुम गॉड के माँ को बंदी बनाओ। इसके बाद वो उस पर हमला करता है, लेकिन सुहो के सामने वो टिक नहीं पाता है, क्योंकि इस समय तक सुहो की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है। फायर गॉड फिर से हमला करता है, तब ये तीनों मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और इस बार वो फायर गॉड को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। सुहो कहता है कि चलो पुराने बुक्स पढ़ने का कुछ तो फायदा हुआ, जहाँ से मुझे ये राज पता चल गया था और आज मैंने इसका आनंद भी ले लिया। फिर वो बार बार फायर गॉड पे हमला करता है और कहता है कि कोशिश मत करो, क्योंकि अब तुम मेरे सामने चींटी के बराबर हो।
और अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। जैसे वो ऐसा करने वाला होता है तभी ऊपर से आवाज आती है। सम्राट के सारी चीजें कब से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई जो तीनों लोगों में इतना ज्यादा हुड़दुम मचा रहा है। सम्राट को देखकर सभी उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन ये तीनों उसके सामने झुकते नहीं हैं। ये देखकर सम्राट उसे कहता है कि क्या मेरी बातें तुम्हें सुनाई नहीं देती। ये सुनकर फिनिक्स गॉड सामने आती है। जैसे सम्राट उसके ऑरे के महसूस करता है वो फटाक से नीचे आ जाता है और वो नीचे आने के बाद फिनिक्स गॉड के सामने झुक जाता है और कहता है कि आपका स्वागत है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं और कुछ आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि ये तो तीनों लोगों के स्वामी स्वर्ग के सम्राट किसी दूसरे के सामने झुक रहे हैं। आखिर वो सामने वाला पर्सन कौन है। डॉक्टर कहता है कि मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मुझे इसके बारे में क्या पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि तीनों लोगों के सम्राट है ये और फिनिक्स गॉड 9 हेवन की फिनिक्स गॉड है। 9 हेवन की फिनिक्स गॉड एक महीने में जितनी शक्ति को प्राप्त करती है उतनी शक्ति प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों के सम्राट को हासिल करने में 1000 साल का समय लग जाता है। ये सुनकर तो अब सभी को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने किसके साथ दुश्मनी मोल ली थी। सम्राट लिन उसका आदर करने के बाद खड़े होते हैं, लेकिन जैसे वो उसका बुझा हुआ चेहरा देखते हैं वो उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर भगवान इतना ज्यादा शांत क्यों है। तब फायर गॉड सामने आता है और सभी बातें बताता है कि कुछ टाइम पहले फिनिक्स गॉड के साथ और उसके माता पिता के साथ क्या क्या सलूक किया गया था। ये सुनकर सम्राट ली तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फायर गॉड से कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पे फिनिक्स गॉड की हिफाजत के लिए भेजा था, लेकिन तुमने आखिर क्या किया। ये सुनकर फायर गॉड कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं उन तीनों के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने फिनिक्स गॉड के उनके जादुई पंख को उनसे धोखे से छीन लिया गया और उसके बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकत हो गए जिनके सामने मैं कुछ नहीं कर पाया। ये देखकर सम्राट लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुहो अपनी सारी गलती राजा पे डालने लगता है और कहता है कि मेरा इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो कुछ भी राजा ने मुझसे करने के लिए था मैंने वही बस किया है। राजा भी कह देता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी चीजें अपने मन से कर रहा था। फिर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने लगते हैं, जिसे सुनकर सम्राट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम तीनों ने जो सजा की है उसका कोई भी माफी नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो तीनों को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से सुहो की बॉडी से कोई निकलता है, जिसे देखकर सम्राट ली भी थोड़ा सा सहम जाता है। सामने जो खड़ा होता है वो लॉर्ड डीमन होता है, मतलब कि शैतान का राजा। जैसे ही वो अपना परिचय देता है सभी लोग डरने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो तो 1000 साल पहले मारा गया था ना, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरते हैं, इसीलिए सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सभी के भाग जाने के बाद डीमन कहता है कि सम्राट, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा युद्ध किया। लास्ट युद्ध के दौरान तो तुमने लगभग मुझे जान से मार ही डाला था। उस समय मुझे छिपने के लिए किसी बॉडी की तलाश थी, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों के अंदर गया और फाइनली मैं कुछ समय से इस सुहो के अंदर हूँ। मैंने अपनी शक्तियाँ अब बहुत ही ज्यादा बढ़ा ली है। अगर तुम एक हो तो मैं तुमसे 10,000 हूँ। मैंने अपनी शक्तियाँ ऐसे ही नहीं बढ़ाई है, मैंने सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए अपनी शक्तियाँ बढ़ाई है। ये सुनकर सम्राट उस पर हमला करता है, लेकिन इस समय तक डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया होता है। वो सम्राट को बहुत ही आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी उसे कुछ अलग सी महक आती है और वो फिनिक्स गॉड की तरफ देखता है और वो उसे पहचान भी लेता है और कहता है कि ये तो छोटा सा फिनिक्स गॉड है, इसकी ऊर्जा खाने के बाद मैं तो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। जैसे ही सुहो ये बात सुनता है वो डीमन से कहता है मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी इनका विनाश देखना चाहता हूँ। आप जो भी चाहो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। डीमन जैसे ही सुहो को देखता है वो उसके अंदर छुपाए हुए उस जादुई पंख को नोटिस कर लेता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो। ऐसा कहने के बाद वो तीनों के ही पंख को अपने अंदर सोखने लगता है, साथ ही वो इनके आत्माओं को भी अपने अंदर सोख लेता है और सबको खा जाता है। इसके बाद वो फिनिक्स गॉड के आत्मा को चुराने की कोशिश करता है और उसके ऊपर मैजिक करता है, लेकिन तभी बीच में सम्राट किंग आ जाता है बचाने के लिए, लेकिन डीमन उसे बहुत ही आसानी से फिर से हरा देता है। अब डीमन पूरी तरीके से बेफिक्र होकर फिर से हमला करता है, लेकिन बीच में उसे बचाने के लिए उसका पिता आ जाता है। डीमन उस पे लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन मून उसके सभी हमले को सह रहा होता है। ये देखकर डीमन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपना पूरा मैजिक लगाता है और फिर से वो हमला करता है। मून काफी देर तक डीमन के हमले को सहता है, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद उसकी पूरी बॉडी हवा में उड़ जाती है और वो एक नया रूप ले लेता है, जो कि होती है सबसे ताकतवर फिनिक्स की, जिन्हें एंशिएंट गॉड एम्पायर कहा जाता है। मून अपनी असली बॉडी में रहते हुए एक ही बार में डीमन पे हमला करता है और उसे आग से जलाकर भस्म कर देता है। फिर जब वो नीचे आता है तब पीकॉक प्रिंसेस उससे पूछती है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो गई, ये तुम्हारा नया रूप कैसे हो गया। तब मून कहता है कि मुझे अपने बारे में सारी बातें याद आ गई हैं। असल में मैं कोई फैसेंट नहीं हूँ, मैं तो प्राचीन देव सम्राट का राजकुमार हूँ। 8 साल पहले मेरे माता पिता पे राक्षस द्वारा हमला किया गया था और हमले के दौरान मेरे माता पिता ने मुझे बचाने के लिए नश्वर दुनिया में मुझे भेज दिया था, जहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी याददाश्त खो दी और मुझे
कुछ फेसेंट ने मुझे अपने पास रखा और मेरा अच्छी तरीके से देखभाल किया। अब तक तुम्हें मेरी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम झेलने पड़े हैं, लेकिन अब से मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस करने नहीं दूंगा। तो मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। इसके बाद सम्राट भी सामने आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे राजा मिल गए। इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब 9 हेवन को एक नया गॉड मिल गया है, आपको वहाँ पे चलने चाहिए हमारे साथ। ये सुनकर वो स्वर्ग जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ और एक सादा जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरे लोगों को कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं तुरंत वहाँ पे पहुँच जाऊंगा उन लोगों की मदद के लिए। ये सुनकर सम्राट कहता है कि ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा पहाड़ ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। पीकॉक प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक और विनती करनी चाहती हूँ। अभी भी राजा द्वारा मेरी माँ को दंडित किया जा रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी माँ को छुड़ा दें। ये सुनकर वो फायर गॉड को कह देता है उसकी माँ को छुड़ाने के लिए समय बीतता है और इसके बाद हम पीकॉक प्रिंसेस को उसके पति और उसके बच्चे के साथ एक शांतिपूर्वक जिंदगी जीते हुए देखते हैं। लेकिन एक दिन समय आता है जब सम्राट फायर गॉड के साथ आते हैं मुन से मिलने के लिए, क्योंकि शैतानों ने फिर से हमला कर दिया था और उन्होंने काफी सारे लोगों की जान ले ली थी, इसलिए वो मदद के तौर पे यहाँ पे आए थे। और मुन ने जैसा इनसे वादा किया था वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए चलूंगा। ये सुनकर तो पीकॉक प्रिंसेस को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन वो उसे समझाता है और उसके बाद उनके साथ चला जाता है। जिसके जाने के बाद वो बहुत सोचती है और उसके बाद वो उसका साथ देने के लिए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और वो उसे देखकर काफी खुश होती है। फिर वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। तब पीकॉक प्रिंसेस उसे बता देती है। तब वो अपने हाथ से निकाल कर एक कड़ा उसे देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एक कड़ा तुम पहनो और एक कड़ा तुम्हारा पति पहने, ताकि तुम दोनों सुरक्षित रहो। और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो की एंडिंग कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।